तो फाइनली गांधी जी ने क्या किया, रिनाउंस करने का, जितने भी टाइटल्स वगैरह जो भी खिताब वगैरह ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए थे और जो भी ऑनरेरी पोस्ट पे लोग कार्यरत थे ब्रिटिशर्स के अंडर में, उन्होंने उसको क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिया। और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने थे उनसे वहाँ पे उन्होंने अपना नाम हटवा के जो भी राष्ट्रीय स्कूल थे जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया जो कि उस टाइम इस्टेब्लिश किया गया था, यहाँ पर उन्होंने एडमिशन्स वगैरह ले लिए। और जितने भी प्रोमिनेंट लीडर थे और जो कि अच्छा लुक्रेटिव बड़े स्तर पे जो है पैसे कमा रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, ट्रेड वगैरह कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को उनसे सेपरेट कर लिया। लेजिस्लेचर का बाइकआउट कर दिया गया और कांग्रेस ने खुला बोल दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी भी इलेक्शन में। 1921 में क्या होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स जो है, वेल्स जगह है इंग्लैंड में, और वहाँ के राजकुमार जब भारत पे आते हैं टूर के लिए तो उनको हर जगह जो है काले झंडे दिखाए जाते हैं, उनका विरोध दर्ज कराया जाता है। द गवर्नमेंट रिस्टोर्ड टू स्ट्रॉन्ग मेजर्स ऑफ रिप्रेशन, और फिर यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है बड़े स्तर पे जो है जो कड़क कदम होते हैं, सख्त कदम होते हैं, वो उठाती है। मैनी लीडर्स वेयर अरेस्टेड, बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे क्या होते हैं, अरेस्टेड होते हैं। द कांग्रेस एंड द खिलाफत कमेटी वेयर प्रोक्लेम्ड एज इलीगल, और यहीं पर क्या होता है, कांग्रेस कांग्रेस प्लस खिलाफत जो कमेटी बनी थी उसको क्या कर दिया गया, इलीगल घोषित कर दिया कि उसका मेंबर होना या उसके प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करना वो सब क्या होगा, इलीगल होगा। एट सेवरल प्लेसेस बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स वेयर ऑर्गेनाइज, बहुत सारी जगह पे जो विदेशी कपड़े थे उनकी होलिका दहन की गई, वहाँ पे जलाया गया। द मैसेज ऑफ स्वदेशी स्प्रेड एवरीवेयर, और हर जगह स्वदेशी पहनने का जो है नारा हर जगह प्रचलित किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात से अवगत कराया गया। मोस्ट ऑफ हाउस होल्ड टुक टू वीविंग क्लोथ्स विद द हेल्प ऑफ चरखास, और ज़्यादातर लोगों ने स्वयं से चरखा चला के जो है क्या किया, उसको बनाने का प्रयास किया। ज़्यादातर लोगों को ये बोला गया कि स्वयं के माध्यम से ही, यानी चरखा देसी तरीक़ों से ही वस्तुएं बनाने का प्रयास करें, उन्हीं को बेचें, तो कहीं ना कहीं एक रोज़गार भी जनरेट होगा और अंग्रेज़ों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। बट द होल मूवमेंट was abruptly called off on 11th February 1922 by Gandhi following the Chauri Chaura incidents in Gorakhpur district, UP. Earlier on 5th February, an angry mob set fire to police station at Chauri Chaura and 22 policemen were burned to death। लेकिन ये जो ज़बरदस्त जो मूवमेंट चल रहा था नॉन कॉपरेशन का, एनसीएम का जो चल रहा था खिलाफत के साथ कोलैबोरेट होके, ये कॉल ऑफ कर लिया गया, यानी कि इसको गांधी जी ने एक फ़ैसला लेके रोक दिया। कब रोका इसको, 5 फरवरी की एक घटना हो जाती है, कहाँ पे, चौरा चौरी एक जगह है गोरखपुर में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे जो है एक थाने में कई लोग जो हैं, मॉब जो है भीड़ जाके वहाँ पे आग लगा देती है, जिसमें 22 के आसपास जो है पुलिस ऑफिसर्स की जो है 22 जो पुलिस मैन रहते हैं वो क्या होते हैं, जल के मर जाते हैं। इस वजह से गांधी जी को कहीं ना कहीं ये लगता है, कई लोग जो हैं इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, उनका मानना ये था कि गांधी जी को ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जब मूवमेंट पीक पर हो। लेकिन गांधी जी ने ये कहा था कि अभी भी जो भारतीय लोग हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हिंसक हिंसक जो एलिमेंट हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो अभी ये मेच्योर नहीं हुए हैं आंदोलन को सही तरीके से समझने के लिए। मैनी टॉप लीडर्स ऑफ द कंट्री वेयर स्टन्ड एट दिस सडन सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। गांधी जी क्या होते हैं कि गांधी जी की इस हरकत पे जो है या इस फैसले पे बहुत ज़्यादा लोगों को रोष आ जाता है, या वो एकदम स्टन्ड हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। फिर महात्मा गांधी जो है अरेस्ट हो जाते हैं, कब, 10 मार्च 1922 को। तो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, क्या प्रभाव पड़ा, इतना बड़े स्तर का जो है मूवमेंट चला, 2 से ढाई साल चलता है, फाइनली उसका आउटपुट क्या निकलता है। तो इट वाज रियल मास मूवमेंट, पहली बात तो ये एक रियल मास मूवमेंट था, आम जान मानस का जो है ज़बरदस्त तरीके का आंदोलन था। द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी सच एज पीजेंट, वर्कर्स, स्टूडेंट, टीचर्स एंड वुमेन, इसमें हर खित्ते से, समाज के हर भाग से जो है, चाहे वो कृषक रहे हों, चाहे लेबर रहे हों, या स्टूडेंट रहे हों, या टीचर रहे हों, या वुमेन्स रही हों, उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। इट विटनेस्ड द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म टू द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, इसने भारत के जो सबसे पिछड़े हुए जो इलाके हैं वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया कि अपनी पकड़ और पहल बनाई वहाँ पे।
It also marked it also marked the height of Hindu Muslim unity as a result to the merger of खिलाफत मूवमेंट। तो इसने क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का जो है जो चरम होता है उसको देखने का मौका मिला, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जो है बेसिकली स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद एनसीएम शुरू किया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया, और इन दोनों के साथ आने से हिंदू मुस्लिम एकता में जो है एक अद्वितीय जो है सहभागिता देखने को मिली। इट डेमॉन्स्ट्रेटेड द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ द मासेस टू एंडोर हार्डशिप एंड मेक सेक्रीफाइसेस। और लोगों को जो है बड़े बलिदान और बड़े संघर्ष करने के लिए जो है यहाँ पे प्रेरणा ज़बरदस्त तरीके से मिली। अब इसके बाद जो है हमारा टॉपिक जो है स्वराज पार्टी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। द सस्पेंशन ऑफ एनसीएम लेड टू ए स्प्लिट विद इन कांग्रेस इन गया सेशन। अब जब एनसीएम को जिस तरीके से वापस ले लिया गया, असहयोग आंदोलन को जिस तरीके से गांधी जी ने वापस लिया, तो क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर फिर एक स्प्लिट जैसी स्थिति आ गई, यानी बंटवारे जैसी स्थिति आ गई गया सेशन में, जो कि 1922 में हुआ गया अधिवेशन। इसमें लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास फॉर्म्ड अ सेपरेट ग्रुप, और इन्होंने क्या किया, एक सेपरेट ग्रुप यहाँ पे बना लिया विद इन द कांग्रेस नोन एज स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी के तौर पे जिसे जाना जाता था। 1 जनवरी 1923 को ये बना। ये मोतीलाल जी की ये पिक्चर है। द स्वराजिस्ट वांटेड टू कंटेंड द काउंसिल इलेक्शन एंड wreck द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन। स्वराजिस्ट का जो ऑब्जेक्टिव था या उद्देश्य था वो ये था कि जो लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें, पार्लियामेंट के अंदर जाएं, और पार्लियामेंट के अंदर जाके अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्हीं के साथ रह के लड़ें। ये उनका कहीं ना कहीं मोटो बन गया था, ऑब्जेक्टिव था। तो इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर हेल्ड इन नवंबर 23 1923 में इलेक्शंस हुए। स्वराज पार्टी गेंड इम्प्रेसिव सक्सेस, और स्वराज पार्टी को अच्छी खासी सक्सेस भी गेन हुई यहाँ पे। इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मोतीलाल नेहरू बिकेम द लीडर्स ऑफ द पार्टी, वेयर एज इन बंगाल द पार्टी वॉज हेडेड बाई CR दास। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है नेहरू क्या हुए, लीडर बने अपने पार्टी के, और बंगाल में उन्होंने क्या किया, हेड भी किया। द स्वराज पार्टी डिड सेवरल सिग्निफिकेंट थिंग्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और स्वराज पार्टी ने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत सारे सिग्निफिकेंट्स काम भी किए। इट डिमांड द सेटिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया विद इन द नेसेसरी चेंजेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। उनकी सबसे पहली डिमांड यही थी कि 1919 का जो एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट है, उसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो है विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को जो है रिप्रेजेंट करने का मौका मिला जाए, दिया जाए उन्हें। द पार्टी कुड पास इंपॉर्टेंट रेजुलेशंस अगेंस्ट द रिप्रेसिव लॉज ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे कानून अंग्रेज़ों ने बनाए थे जो कि भारतीयों के खिलाफ थे, तो उनके खिलाफ जो है संकल्प वगैरह पारित करके लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर करने के लिए और अपना विरोध जाहिर करने का बड़े स्तर पर प्रयास किया स्वराजिस्ट ने। Alexander Modiman considered the system of diarchy as prosper as resolution was passed against the Central Legislative Council। तो अलेक्जेंडर मॉडिमन ने उन्होंने कंसीडर किया कि जो डायरकी है, सिस्टम ऑफ डायरकी जो है, जो द्वैध सिस्टम है, द्वैध प्रणाली है, उसमें क्या है कि ये रेजुलेशन वाज पास अगेंस्ट इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके खिलाफ जो है एक रेजुलेशन, एक संकल्प भी पारित किया कि ताकि इसे हटाया जा सके। आफ्टर द पासिंग अवे ऑफ चित्तरंजन दास इन 1925, 1925 में जब चित्तरंजन दास जी की जब डेथ हो जाती है तो स्वराज पार्टी स्टेटेड अवेकनिंग। तो जो स्वराज पार्टी है कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। फिर साइमन कमीशन की एंट्री होगी। साइमन कमीशन 1927, 1927 में साइमन कमीशन भारत का आने के लिए इसका गठन किया जाता है। द एक्ट ऑफ 1919 इंक्लूडेड अ प्रोविज़न फॉर इट्स रिव्यू आफ्टर लैप्स ऑफ 10 ईयर। तो जो 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था उसमें ये प्रोविज़न किया गया था कि 1919 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है उसको रिव्यू करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि ये बेहतर काम कर रहा है या इसमें सुधार करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए या नहीं, इसके लिए जो है एक कमेटी गठन की जाएगी, रिव्यू कमीशन गठित किया जाएगा। और जिसे किस नाम से जानते हैं हम लोग जिसे नाम से जानते हैं साइमन कमीशन। 1927 में ये शेड्यूल हुई साइमन कमीशन, आफ्टर द नेम ऑफ इस चेयरमैन सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसके क्या थे, हेड थे। ऑल इट्स 7 मेंबर्स वेयर इंग्लिश मैन, और इसके जो 7 मेंबर्स थे वो क्या थे, इंग्लिश मैन थे। एज देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इवन बिफोर इट्स लैंडिंग इन इंडिया।
और ये पहला ऐसा आयोग या कमीशन था जिसने इतनी ज़्यादा तीखी टिप्पणी सुनी अपने बारे में, इससे पहले किसी भी विदेशी कमीशन ने नहीं सुना था। ऑलमोस्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस डिसाइडेड टू अपोज द कमीशन। और ज़्यादातर जो भारतीय पार्टी थी, जितनी भी राजनीतिक या दलीय पार्टी थी, इन्होंने क्या किया कि विरोध करने का पूरा मूड बना लिया। ऑन द फेथफुल डे ऑफ 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को जब कमीशन बॉम्बे पहुंचा है, जनरल हड़ताल वाज ऑब्जर्व्ड ऑल ऑन द कंट्री। हर जगह जो है अड़चने देखने को मिली, हड़ताल देखने को मिला। एवरीवेयर इट वॉज ग्रीटेड विद ब्लैक फ्लैग्स एंड क्राइज ऑफ साइमन गो बैक। और हर जगह इन्हें काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ का नारा लगा। एट लाहौर द स्टूडेंट टुक आउट अ लार्ज एंटी साइमन कमीशन डेमोन्स्ट्रेशन ऑन 30 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928 को इन द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय बड़े स्तर पे जो है एंटी साइमन कमीशन डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, यानी कि साइमन गो बैक का नारा बड़े स्तर पे लगाया गया। इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन लाला लाजपत राय वॉज सीरियसली इंजर्ड द पुलिस लाठीचार्ज। और लाला लाजपत राय जो है इसमें लाठीचार्ज जब होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। द रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन वॉज पब्लिश इन May 30। और जो साइमन कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट को जो है पब्लिश करती है कब, 1930 को। इट वॉज स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट विद दयारकी वॉज अनसक्सेसफुल एंड इन इट्स प्लेस द रिपोर्ट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनोमस गवर्नमेंट। और फाइनली वो ये स्टेट करती है कि जो डायरकी सिस्टम है, जो द्वैध प्रणाली सिस्टम है, ये पूरी तरीके से फेल हो गई है। क्या हो गई है, पूरी तरीके से फेल हो गई है। और यहाँ पर अब जो है ऑटोनॉमस गवर्नमेंट यानी कि स्वायत्त सरकार की स्थापना करने का उसने रिकमेंडेशन दिया। देर इज़ नो डाउट दैट द साइमन कमीशन रिपोर्ट बिकेम द बेसिस फॉर इनेक्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और यही आधार बनता है 1935 के गवर्नमेंट एक्ट, जो गवर्नमेंट एक्ट बनेगा, भारतीय अधिनियम जो बनेगा 1935 का, साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है उसकी आधार बनती है। नेहरू रिपोर्ट देखते हैं जो कि किसके अगेंस्ट में दी गई थी, साइमन कमीशन के अगेंस्ट में। तो नेहरू रिपोर्ट कब आई, 1928 में। इन मेन वाइल द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कन हैड चैलेंज द इंडियंस टू प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एक्सेप्टेबल टू ऑल। तो लॉर्ड बर्कनहेड, उनका मानना ये था कि अभी भारतीय इतने कैपेबल नहीं हुए हैं कि वो भारतीयों के लिए एक अच्छा डॉक्यूमेंट या दस्तावेज तैयार कर सकें जो कि सारे लोगों को एक्सेप्टेड हो और उसके माध्यम से रूल बेहतर किया जा सके। द चैलेंज वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस। फाइनली जो है कांग्रेस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया लॉर्ड बर्कनहेड के, कि विच कन्वीन एन ऑल पार्टी मीटिंग ऑन 1928। तो 28 फरवरी 1928 को एक मीटिंग बुलाई जाती है कांग्रेस और सारे मेंबर्स की, जिसमें ये तय होता है कि एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जाएगी 8 मेंबर्स की, ठीक है, जो कि ड्रॉ करेगा ब्लूप्रिंट किसका, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, भारतीय संविधान जो भविष्य का संविधान होगा। 8 सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसे नेहरू कमेटी के नाम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसने बाद में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये हेडेड किसके द्वारा थी, कौन इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू थे। द रिपोर्ट फेवर्ड, तो रिपोर्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे या किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई थी। डोमिनियन स्टेटस एज द नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप। तो सबसे पहले तो डोमिनियन स्टेटस जो है वो उसे लागू करने के लिए सबसे ज़्यादा इंसिस्ट किया गया। ओके, फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, पूरी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को क्या कर दें, रिप्रेजेंट करने का मौका दें, ऐसी सरकार बनाने की बात की गई। कहाँ पे, केंद्र में। ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस, स्वायत्तता, एकदम पूर्ण स्वायत्तता की बात कर दी गई थी। कहाँ, राज्यों में, लेकिन केंद्र में बात नहीं की गई थी। क्लियर कट डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस, क्लियर कट डिवीज़न के बारे में भी बात की गई कि जो शक्ति है उसका बंटवारा या हस्तांतरण जो है पूरी तरीके से क्लियर किया जाए केंद्र और राज्य में। वर्तमान में जो 7वीं अनुसूची है कहीं ना कहीं ये उसका आधार बन रहा है। ए बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, अब बाईकैमरल लेजिस्लेचर बनाया जाए, यानी कि वर्तमान का राज्यसभा लोकसभा का जो है न्यू बन रहा है ये, जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक अपर हाउस बनाया जाए और एक लोअर हाउस बनाया जाए। However, the leader of Muslim League, Muhammad Ali Jinnah, regarded as detrimental to the interest of Muslims. Jinnah convened All India Conference of Muslims, where they drew up a list of 14 points as Muslim League demand. तो अंग्रेज़ों को जो सबसे सॉफ्ट कॉर्नर समझ में आता है, उन्होंने क्या किया कि
उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रचार करने का प्रयास किया कि देखिए ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, तो मुस्लिमों के इंटरेस्ट का क्या। तो उन्होंने कहीं ना कहीं पुल किया, पुश किया किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को। जिन्ना ने क्या किया, उन्होंने ज़्यादातर मुस्लिम्स को ये बताने का प्रयास किया कि जो नेहरू कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से फेल्योर है और मुस्लिम के इंटरेस्ट में या हित में नहीं है। तो उन्होंने जो है इसके अगेंस्ट में क्या दिया, 14 पॉइंट्स, एक 14 सूत्री प्रोग्राम जिसे बोल सकते हैं, मुस्लिम लीग की डिमांड के तौर पे मोहम्मद अली जिन्ना ने उसे बनाया और लोगों के सामने रखा। तो ये याद रखिएगा कि 14 पॉइंट्स किसके अगेंस्ट में दिया गया था, तो नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में दिया गया था। किसने दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 और 1934 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, इसके सारे एस्पेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन द प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर ऑफ रेस्टलेसनेस द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड एट लाहौर इन दिसंबर 1920। तो जो है बहुत अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि लगातार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि उधर जो है साइमन कमीशन आया, इधर नेहरू रिपोर्ट बनी, फिर 14 सूत्री कार्यक्रम आया, फिर उसी के बाद जो है लगातार इसी के साथ जो है भगत सिंह का भी मामला चल रहा था, बॉम्बिंग वगैरह का मामला होता उनके ऊपर जो है, फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी का केस भी चलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि बहुत ही ऊहापोह की स्थिति हो गई है। तो फिर लाहौर में सेशन होता है दिसंबर 1929 में, एनुअल सेशन है। ओके, तो ड्यूरिंग दिस सेशन प्रिसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को पहली बार अध्यक्ष बनाया जाता है किसका कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वो 5 बार अध्यक्ष बने हैं, 3 बार जो हैं बिफोर इंडिपेंडेंस बने हैं, 2 बार आफ्टर इंडिपेंडेंस बने हैं, उनको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कांग्रेस पास द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, तो पहली बार जो है 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, यानी कि अब आर और पार की लड़ाई होगी। अब जो है अंग्रेज हमें किसी भी पॉइंट पे नहीं रूल करेंगे, पूरी की पूरी कंप्लीट सॉवरेनिटी जो है वो हमें देंगे। तो मोर एवर एज द गवर्नमेंट ऑफ फेल टू एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट तो एक्सेप्ट हो नहीं पाई। द कांग्रेस गेव अ कॉल टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, और कांग्रेस ने फाइनली फैसला कर लिया कि अब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी। द कांग्रेस हैड ऑल्सो ऑब्जर्व जनवरी 26, 1930 एज द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 26 जनवरी 1930 को भारत का क्या है, स्वतंत्रता दिवस, उसको घोषणा कर दी गई। सिंस देन जनवरी 26, और यहीं से जो है जो 26 जनवरी है क्या है, स्वतंत्रता दिवस के तौर पे इसे मान लिया गया। द सेम डेट लेटर बिकेम द रिपब्लिक डे, और इसी 26 जनवरी को बाद में 1950 में क्या किया गया, जब कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, तो फिर रिपब्लिक डे इसी दिन से मनाया जाने लगा। तो यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि 26 जनवरी हमारा बेसिकली इंडिपेंडेंस डे नहीं है, रिपब्लिक डे है। लेकिन ये प्रेरित कहाँ पे है, 26 1930 लाहौर के अधिवेशन से ही इंस्पायर्ड है ये। अब देखिए द डांडी मार्च, और फिर फाइनली ये बिगिन होता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, कहाँ से, डांडी मार्च से। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी बिगिन करते हैं 79 फॉलोअर्स के साथ, इनके साथ इनके 79 अनुयायी होते हैं। ही रीच द कोस्ट ऑफ डांडी ऑन 5 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1930 को ये डांडी के तट पे पहुंच जाते हैं। आफ्टर मार्चिंग ए डिस्टेंस ऑफ 200 माइल्स 6 अप्रैल फॉर्मली लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, और 200 माइल्स जो हैं ये चल के जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं, और 6 अप्रैल को फाइनली ये क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को ये शुरू करते हैं वहाँ पे नमक का कानून तोड़ के। ओके तो ऑन 9 अप्रैल को महात्मा गांधी लेड आउट द प्रोग्राम ऑफ मूवमेंट विच इंक्लूड मेकिंग ऑफ सॉल्ट इन एवरी विलेज इन वायलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉल्ट लॉज, और फाइनली गांधी जी यहीं पर से ये घोषणा कर देते हैं कि प्रत्येक गांव में जहाँ पे भी नमक के कानून है वहाँ पर नमक स्वयं से बना के उन कानूनों को तोड़ना शुरू करें। पिकेटिंग बाई वोमेन बिफोर द शॉप सेलिंग लिकर, और जो औरतें हैं जितनी भी लिकर, ओपियम और फॉरेन क्लॉथ्स की दुकान है उसके बाहर बैठ के या तो प्रोटेस्ट करें
या उनके खिलाफ विरोध दर्ज कराएं। ऑर्गेनाइजिंग द बॉन फायर्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, और जो भी विदेशी कपड़े हैं उनकी होलिका दहन की जाए। स्पिनिंग क्लोथ्स बाय यूजिंग चरखा, स्वयं के माध्यम से, स्वयं से चरखे के द्वारा देसी तरीके से अपने हाथों से ही बनाएं और बेचें। और फाइटिंग अनटचेबिलिटी, और अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी लड़ें। उन लोगों से जिन्हें अछूत माना जा रहा है उनके हाथों से बनाए गए वस्त्रों को पहने और एक एग्जाम्पल, एक नज़ीर पेश करें। बाइकॉटिंग ऑफ स्कूल्स जो भी अंग्रेजों के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनका प्रोटेस्ट करें, उनका विरोध करें। कॉलेजेस बाय स्टूडेंट्स एंड रिजाइनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स बाय द पीपुल, और जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हैं उनको छोड़ दें। ओवर एंड अब ऑल दीज द प्रोग्राम्स ऑल्सो कॉल्ड अपॉन द पीपल नॉट टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। और यहाँ पे लोगों से एक बात ये भी अर्ज की गई कि ऐसा है, अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं देना है, सीधी सी बात है। सून द मूवमेंट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, फाइनली ये जो मूवमेंट है वो पूरे इंडिया में फैल गया। स्टूडेंट्स, वर्कर, फार्मर्स एंड वुमेन्स ऑल पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट विद ग्रेट इंथ्यूजियाज़म। और यहाँ पर जो है उन्होंने बड़े स्तर पे, जो इंथ्यूजियाज़म होता है, बड़े स्तर पे उत्साह के, तो इसमें सब लोगों ने, जितने भी सोसाइटी के जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी हिस्से हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। चाहे इसमें स्टूडेंट्स हों, वर्कर्स हों, फार्मर्स हों, वुमेन्स हों, इन्होंने सब ने पार्टिसिपेट किया। एज अ रिएक्शन द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड इम्प्रिजन देम। इसी के चलते अंग्रेज़ों ने इनको सप्रेस करने का प्रयास किया और जितने भी प्रमुख और बड़े नेता थे, गांधी जी, नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, इन सारे लोगों को क्या किया, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब इसके बाद इसको, यानी कि सीडीएम को रोका जा सके, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को रोका जा सके, उसके लिए अंग्रेज़ों ने नई टैक्टिक्स अपनाई। और वो क्या थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से भी आप जानते होंगे। क्या नाम है इसका, गोलमेज, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन के नाम से भी इसे जानते हैं आप। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ टॉकिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बाई कन्वीनिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने अडॉप्ट किया द स्ट्रेटजी ऑफ टॉकिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बाई कन्वीनिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनसे बातचीत करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन नवंबर 1930। पहला कब हुआ, 1930 नवंबर में हुआ, लंदन में, जिसका कांग्रेस ने क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिया। इसमें किसी भी कांग्रेसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इन जनवरी 1931, order to create a conducive atmosphere talks, the government lifted the ban on the Congressive Party and released its leaders from prison। और फाइनली 1931 जनवरी में अंग्रेज़ों ने कहीं ना कहीं देखा कि माहौल ख़राब हो रहा है, कांग्रेसी हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके ऊपर इलीगल पार्टी का जो टैग लगाया था उसे हटा दिया और एक तरीके से जितने भी लीडर लोगों को जो इम्प्रिजमेंट किया था, यानी कि जेल में जो डाला था, उनको भी छोड़ दिया। ऑन 8 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइन। और इसी के चलते 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। एज पर द पैक्ट, उस पैक्ट में, समझौते में ये लिखा होता है कि महात्मा गांधी एग्रीड टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस। तो जो सविनय आंदोलन है उसको क्या करेंगे महात्मा गांधी, उसको ख़त्म करेंगे। द मूवमेंट एंड पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल गवर्नमेंट। और गांधी जी खुद जो है, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि सितंबर 1931 में होना था। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट लंदन। लंदन में ये हुआ। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस बट रिटर्न टू इंडिया डिसअपॉइंटेड एज नो एग्रीमेंट कुड बी रीच्ड ऑन द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड ऑन द कम्युनल क्वेश्चंस। तो सांप्रदायिक कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें कहीं ना कहीं एक सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात हो रही थी, किसको, जो भी बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी बात हो रही थी। तो जिसका अंबेडकर समर्थन कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने विरोध किया कि ऐसे करने से जो हिंदू कम्युनिटी है वो खुद खतरे में आ जाएगी। तो गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है बीच में ही छोड़ के और डिसअपॉइंट होके वो भारत वापस आ गए। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को फिर रिज्यूम कर दिया। 1932 में उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को फिर से रिज्यूम कर दिया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू इट्स बाई अरेस्टिंग महात्मा गांधी। और अब इसका जो है अंग्रेज़ों ने जो है प्रखर विरोध करते हुए गांधी जी को क्या कर लिया, इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी एंड सरदार पटेल बाई री इम्पोजिंग द बैन ऑन द कांग्रेस पार्टी। और गांधी जी,
सरदार पटेल को इन्होंने अरेस्ट किया और गांधी पे इन्होंने क्या कर दिया, बैन जो है, प्रतिबंध को फिर से री इम्पोज कर दिया। पूना पैक्ट 1932 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रूशियल है। बाई 1930 में डॉक्टर अम्बेडकर हैड बिकम ए लीडर ऑफ नेशनल स्टेचर कंपेनिंग द कॉज ऑफ डिप्रेस पीपल ऑफ द कंट्री। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बड़ा मुहिम चलाया राष्ट्रीय स्तर पे, जिसमें उन्होंने जो डिप्रेस सोसाइटी, जो दलित वर्ग है समाज का, उसके उत्थान के लिए उन्होंने कई बड़ी बड़ी डिमांड्स रखी और मूवमेंट चलाया। वाइल प्रेजेंटिंग अ रियल पिक्चर ऑफ द कंडीशन ऑफ दीज पीपल इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ही हैड डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देम। और 1930 में जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें उन्होंने किस चीज़ की मांग की, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की, यानी कि एक अलग जो है चुनाव का जो तरीका होता है दलितों को चुनने के लिए, सिर्फ वो दलित के द्वारा चुने जाएं, इसकी उन्होंने मांग की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ऑन 16 अगस्त 1932 जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है रैमजी मैकडोनल्ड, ठीक है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि विच केम टू बी एज अ कम्युनल अवार्ड। और यही कम्युनल अवार्ड बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है, जिसमें दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई। और अकॉर्डिंग टू दिस, इसी के चलते द अवार्ड द डिप्रेस क्लासेस वेयर कंसीडर्ड एज अ सेपरेट कम्युनिटी, और इसमें सेपरेट कम्युनिटी के तौर पे, यानी हिंदू धर्म से एक सेपरेट कम्युनिटी के तौर पे उन्हें कंसीडर किया गया। महात्मा गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड। महात्मा गांधी ने क्या किया, इसके अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि कम्युनल अवार्ड अगर आप कर देंगे तो भारत और अलग अलग भागों में विभाजित हो गया। और इसी के चलते उन्हें यरवदा जेल में क्या किया जाता है, 20 सितंबर 1932 को जेल कर दी जाती है, उन्हें अरेस्ट करके जेल में भेज दिया जाता है, कारावास में भेज दिया जाता है। Finally, an agreement was reached between Dr. Ambedkar and Gandhi. This agreement came to be called as Pune Pact. और 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच एक सहमति बनती है, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो अप्रूव्ड ऑफ इट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसे क्या करती है, अप्रूव कर देती है। अकॉर्डिंग टू 148 सीट्स इन डिफरेंट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वेयर रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेज इन प्लेस ऑफ 71 एज प्रोवाइडेड इन द कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड में क्या दिया जा रहा था, 71 सीटें सिर्फ जो डिप्रेस क्लास है, जो दलित वर्ग है, उसके लिए रिजर्व कर रहे थे। लेकिन अब जो है महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट समझौते के तहत उन्होंने क्या किया कि हम 148 सीट रिजर्व करेंगे दलितों के लिए, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग है वो हम नहीं फुलफिल कर सकते। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस केम टू एन इन 1932, और 1932 में क्या होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो एंड में आ जाता है। द कांग्रेस वंस मोर डिड नॉट टेक पार्ट इन इट, और इसी में कांग्रेस फिर पार्टिसिपेट नहीं करती है। नन द लेस इन मार्च 1933 और फाइनली 1933 में 1933 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट इश्यूड अ वाइट पेपर। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, एक इशू करती है वाइट पेपर, विच बिकेम द बेसिस फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और यही आधार बनता है 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है, ये गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जिसे बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं, वो लागू होता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और नेशनल मूवमेंट का क्या मामला होता है, उसको भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नेशनल मूवमेंट 1937 में 1935 के प्रोविज़न के हिसाब से इलेक्शंस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कांग्रेस जो है 7 स्टेट में कांग्रेस क्या कर जाती है, अपने मिनिस्टर्स इस्टेब्लिश करने में, मतलब कि कहीं ना कहीं उसे पूर्ण बहुमत मिल जाता है। 1 सितंबर 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, और 1 सितंबर 1939 को क्या होता है, वर्ल्ड वॉर ब्रोकआउट हो जाता है, क्योंकि जर्मनी जो है पोलैंड पे अटैक कर देता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट कंसल्टिंग द पीपल ऑफ इंडिया इन्वॉल्व द कंट्री इन द वॉर, और लेकिन जो भारतीय सरकार है या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिशर्स की सरकार है, उन्होंने क्या किया कि इन्वॉल्व नहीं किया, किससे, भारतीयों को इस युद्ध में इन्वॉल्व कर लिया बगैर पूछे, किनसे, भारतीयों से, ठीक है। द कांग्रेस वेहमेंटली, और कांग्रेस क्या हो जाती है, क्रोध में आ जाती है, कांग्रेस क्रोध में आ जाती है और अपोज करती है। एज एट मार्क ऑफ प्रोटेक्ट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन द प्रोविंस रिजाइन, और इसी के चलते जो है क्या होता है, 12 दिसंबर 1939 को कांग्रेस जो है रिज़ाइन कर देती है, इस्तीफा देती है। सारे जो भी प्रोविंसेस के जो भी पद वगैरह होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो सब क्या कर देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। द मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड दैट डे डिलीवरेंस डे, और इसी को जो है मुक्ति दिवस के नाम से मुस्लिम लीग इसको लोगों के सामने प्रचार प्रसार करती है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक चिढ़ रहती है कि ये जो है 7 स्टेट में डोमिनेट कर रहे हैं और हम कहीं भी नहीं हैं। तो इन मार्च 1940
द मुस्लिम लीग डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और फाइनली 1940 में रहमत अली चौधरी जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का डॉक्ट्राइन ऑफ पाकिस्तान जो दिया था, उसी को जो है आधार बना के 1940 में मुस्लिम लीग डिमांड करती है कि एक मुस्लिमों के लिए एक देश या टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट लोगों के सामने आता है। इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, वैयक्तिक सत्याग्रह जिसे बोलते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, तो इन ऑर्डर टू सिक्योर द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड एन अनाउंसमेंट इन 8 अगस्त 1940। और 8 अगस्त 1940 को जो है अंग्रेज़ों को जब समर्थन नहीं मिल रहा होता भारतीयों को, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ओके, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। द अगस्त ऑफर इनविसाज दैट आफ्टर द वॉर अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ इंडियंस वुड बी सेट अप टू फ्रेम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगस्त ऑफर में क्या इनविसाज किया जाता है कि आफ्टर द वॉर, जब युद्ध खत्म हो जाएगा, तो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ इंडियंस, जो भारतीयों का एक रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, एक ग्रुप बनाया जाएगा फ्रेम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनाने के लिए। गांधी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज ऑफर एंड डिसाइडेड टू लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह। गांधी जी इससे सहमत नहीं होते हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अब जो है वैयक्तिक सत्याग्रह, यानी कि अपने स्तर पे क्रिएटिविटी के साथ वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, सत्य वाला आग्रह करेगा। इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज लिमिटेड, ये लिमिटेड था, सिंबॉलिक था, नॉन वायलेंट था। इसका नेचर लेफ्ट महात्मा गांधी चूज द सत्याग्रहीज, लेकिन इसमें जो सत्याग्रही जो चूज़ किए जाएंगे वो किनके द्वारा होंगे? गांधी जी ही चूज़ करेंगे। और इसमें जो सबसे पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही जो बने वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने सत्याग्रह की जो है बात की। और फिर इन्हें क्या हुआ, 3 महीने की सज़ा भी हुई। जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे, बाद में इन्हें भी 15 महीने जो है इन्होंने लगभग ये इंडिविजुअल सत्याग्रह कंटिन्यूड रखा। 4 महीने के इन्हें भी जेल हुई इसी के चलते। फिर अगस्त ऑफर के बाद क्या होगा? क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो, अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि उधर वो लगातार जर्मनी से उनकी तोड़ाई हो रही है, वो लोग वॉर हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भारतीयों का समर्थन मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जापान ने भी जो है किनका साथ दिया? जर्मनी और इटली का साथ दिया। और जापान जो है कहीं ना कहीं एक एक्सपेंशन कर रही थी, म्यांमार, कंबोडिया और इधर से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, उससे कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को खतरा था कि भारत पे भी कहीं ना कहीं वो कब्जा न कर लें। ओके, तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे, उनकी अगुवाई में ये बनाया गया क्रिप्स मिशन। तो वाइस रॉय थे उस टाइम लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। एक्सपेंडेड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय इंक्लूडिंग 5 मोर इंडियंस टू इन इट जुलाई 1941। और 1941 में जो है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या किया, एक्सपेंशन किया गया, 5 भारतीयों को जोड़ा गया। मिड्स ऑफ वर्सनिंग वॉर टाइम इंटरनेशनल सिचुएशन, जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की स्थिति जो कि इन्हीं के अगेंस्ट जा रही थी, ख़राब हो रही थी, इस चलते द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इट्स कंटिन्यूड एफर्ट टू सिक्योर इंडियन कॉपरेशन सेंट सर स्टैफोर्ड क्रिप्स टू इंडिया 23 मार्च 1942। दिस इज़ नॉन एज क्रिप्स मिशन। और इसी में भारतीयों को समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। कब? 1942 में। The main recommendations of क्रिप्स, तो क्रिप्स लोगों के जो क्रिप्स कमीशन था उसकी मेन रिकमेंडेशंस क्या थी? द प्रॉमिस ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, भारतीयों को जो है डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, यानी कि इंटरनली वो डोमिनेट करेंगे, लेकिन उनकी सॉवरेनिटी जो होगी वो किनके पास होगी? वो अंग्रेज़ों के पास होगी। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक हैं उनके हित को ध्यान में रखा जाएगा। सेटिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन विच देयर वुड बी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स अलॉन्ग विद दोज ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस। और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि संविधान निर्मात्री सभा के निर्माण की पहली बार किस कमीशन में बात की गई थी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो है क्रिप्स मिशन जो है क्रिप्स मिशन में ही माना जाएगा। देयर वुड बी प्रोविज़न for any province of British India not prepared to accept the constitution either to retain its present constitutional positions or frame a constitution of its own।
इसमें और क्या बात की गई कि वुड बी प्रोविज़न एनी प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया नॉट प्रिपेयर्ड और एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने यहाँ पे एक प्रोविज़न ये रख दिया कि जितने भी जो भारतीय रजवाड़े हैं वो ज़रूरी नहीं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें, चाहे तो वो इसमें अपना प्रेजेंटेशन रखें या नहीं रखें। कुछ इस तरीके की बात की गई जिसको भारतीयों ने विरोध किया। उसके पीछे रीज़न भी था, कहीं ना कहीं ये भारत बांटने की बात हो रही है। द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन। तो जितने भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां थीं या जो दल थे उन्होंने विरोध किया किसका, क्रिप्स प्रपोजल का। तो गांधी जी कॉल्ड क्रिप्स प्रपोजल एज पोस्ट डेटेड चेक, और इसको उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक, एक ऐसा कागज़ जिसको अगर आप बैंक पे लेके जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, उस चेक को उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक का नाम दिया। दे डिड नॉट लाइक द राइट्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। भारतीयों का मानना ये था कि आने वाले टाइम में हम कंप्लीट डेमोक्रेसी इंडिया में इनैक्ट करेंगे, तो जिसके चलते प्रिंसली स्टेट को जिस तरीके के राइट्स दिए जा रहे हैं, रजवाड़ों को जिस तरीके का अधिकार दिए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, भारत विभाजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ें हुई। द मुस्लिम लीग वॉज ऑल्सो डिससेटिस्फाइड एज इट डिमांड फॉर पाकिस्तान हैड नॉट बी कंसीडर्ड इन दिस प्रोपोजल। और 1940 में जो डिमांड की थी टू नेशन थ्योरी की पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में, तो उससे एक चीज़ ये भी तो समझ में आ गई कि पाकिस्तान का तो इसमें उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो जो क्रिप्स मिशन है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। ओके, देखिए अब लेक्चर हमारा काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ये एग्जॉस्टिव ना हो जाए, आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इस वजह से इसका थर्ड पार्ट में जो है हम फाइनल इसको कंक्लूड करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।